नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। समुद्री चक्रवात बिपरजॉय से कच्छ में हुए नुकसान के सर्वे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर है। शाह भुज एयरपोर्ट से सीधे मांडवी पहुंचे थे और वहां पर महिलाओं और बुजुर्गों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने जखौ में जाकर किसानों से मुलाकात की। शाह से सीएम के हवाई सर्वे भी किए। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात के कच्छ में समुद्री चक्रवात बिपरजॉय के लैंडफॉल से भारी नुकसान हुआ है। चक्रवात से हुए नुकसान को देखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर पहुंचे थे। गृह मंत्री ने गुजरात के सबसे बड़े जिले कच्छ का हवाई सर्वेक्षण किया और बिपरजॉय से हुए नुकसान का आकलन किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सर्वेक्षण में साफ दिख रहा है कि कच्छ में 2 दिन बाद भी अभी मौसम खराब है। काफी क्षेत्रों में बारिश का पानी भरा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह कच्छ दौरे में शेल्टर होम भी गए। वहां उन्होंने महिलाओं से मुलाकात की। शाह शेल्टर होम के इंतजामों से खुश दिखे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने बिपरजॉय तूफान से अग्रिम पंक्ति पर रहकर मुकाबला करने वाले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों से भी मुलाकात की। बिपरजॉय तूफान को हराने वाले जांबाजों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाथ मिलाया और हौसला बढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब तूफान से लड़ने वाले एनडीआरएफ के जवानों से मुलाकात की और पराक्रम दिखाने के लिए तारीफ की। महत्वपूर्ण है कि चक्रवात से अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। अरब सागर में उठे समुद्री चक्रवात बिपरजॉय से बखूबी निपटने और लोगों को मदद पहुंचाने के लिए गुजरात सरकार के काम की तारीफ के बीच रिवाबा जाडेजा की कुछ फोटो सामने आई है। राहत सामग्री के ऊपर रिवाबा जाडेजा की फोटो लगे होने पर लोग गैर जरूरी बता रहे हैं। टीम इंडिया के क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा जाडेजा जामनगर उत्तर से विधायक है। गुजरात में समुद्री चक्रवात बिपरजॉय के बीच रिवाबा जाडेजा सुर्खियों में आ गई है। वे महा तूफान से निपटने की तैयारी में पिछले 1 हफ्ते से जामनगर में सक्रिय है और लोगों की मदद कर रही थी। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन रिवाबा जाडेजा के कुछ नमकीन के पैकेट के ऊपर फोटो लगी तस्वीरें भी सामने आई है। इन फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट सामने आ रही है, उनमें कहा जा रहा है कि ऐसी आपदा में मदद तो ठीक है, लेकिन पैकेज पर तस्वीर की क्या जरूरत है। बिपरजॉय संकट में जरूरतमंदों को बांटी जाने वाले नमकीन के पैकेट पर रिवाबा जाडेजा की फोटो चस्पा की गई थी। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर सही है। इन तस्वीरों को खुद रिवाबा जाडेजा ने अपने फेसबुक अकाउंट से साझा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सेवा जो एक संकल्प है, उसके तहत चक्रवात की संभावित आपदा में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए मेरे द्वारा भोजन के पैकेट तैयार किए गए थे। रिवाबा जाडेजा पहली बार जामनगर नॉर्थ की सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी और उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन संकट के समय पर खाने की सामग्री पर फोटो लगाने को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर राज्य कोर्ट में प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को मुकदमा दायर किया था। मामले में अगस्त 2022 तक पीड़ित कार्यवाही पर रोक लगी समाप्त हो चुकी है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को आखिरी समन, क्या हाजिर होंगे राहुल गांधी? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ गुजरात कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी सांसदी चली गई, तो वहीं अब रांची कोर्ट ने उन्हें आखिरी समन जारी करते हुए 4 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर रांची कोर्ट में प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को मुकदमा दायर कराया था। मामले में अगस्त 2022 तक पीड़क कार्यवाही पर लगी रोक समाप्त हो चुकी है। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए राहुल गांधी की उपस्थिति को लेकर कोर्ट ने पहले भी समन जारी किए थे। राहुल गांधी के वकील ने फरवरी में उपस्थिति से छूट की अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने 3 मई को खारिज कर दिया था। अब एक और समन जारी करते हुए उन्हें पेश होने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने 4 जुलाई की तारीख तय की है। शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी के वकील कुशल अग्रवाल ने बताया कि राहुल गांधी को यह आखिरी समन है। अगर वह नहीं आते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
पीएम मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। यहां भारतीय अमेरिकन के लिए एक समूह द्वारा स्वागत के लिए तमाम प्रकार की तैयारियां कर दी गई है। बाद में वह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले हैं। क्या है प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। इनकी यात्रा दोनों देशों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। वह कम से कम 1 दर्जन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर 21 से 24 जून तक अमेरिकी यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। यहाँ एंड्रूज एयर फोर्स बेस पर भारतीय अमेरिकियों के समूह द्वारा उनका स्वागत किया जाने की उम्मीद है। बाद में वह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। ये कार्यक्रम भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि इससे दुनिया को भारतीय परंपराओं को लेकर एक संदेश जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी 22 जून को वॉशिंगटन जाएंगे। इसके बाद मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। बाइडेन और प्रथम महिला उसी शाम मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। पीएम मोदी 23 जून को अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा आयोजित दोपहर के भोजन में शामिल होंगे। बता दें, मोदी बाद में राष्ट्रपति सीसी के निमंत्रण पर मिस्र की राजकीय यात्रा करने के लिए काहिरा जाएंगे। जनवरी में मोदी को निमंत्रण दिया गया था, जब सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। भीड़ ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आयुष शारदा देवी के आवास में तोड़फोड़ की कोशिश की। साथ ही बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। मामला इस तरह बढ़ गया है कि अब खुद बीजेपी नेता मणिपुर में कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की मांग। देखते हैं रिपोर्ट में। मणिपुर में हो रही हिंसा के तहत राष्ट्रपति शासन बीजेपी नेताओं की मांग है कि मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद बीजेपी के कुछ नेता राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एन बीरेन सिंह की सरकार हिंसा पर काबू पाने में पूरी तरह विफल रही है, इसलिए केंद्र सरकार को अब राष्ट्रपति शासन लगाकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में विदेश राज्य मंत्री RK रंजन सिंह के मकान को भीड़ ने जला दिया। हजारों की संख्या में उपद्रवियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और बाद में घर को आग के हवाले कर दिया। हालांकि जिस समय यह वारदात हुई वो अपने घर पर नहीं थे। बता दें कि मेर्ती समाज को ST दर्जा दिए जाने के आदेश के बाद कुकी समाज सड़कों पर है। पिछले महीने हुई हिंसा में करीब 100 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से रह रह कर मणिपुर सुलग रहा है। अब स्थिति देखकर बीजेपी के कुछ नेता राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। मेइती समाज का कहना है कि 1950 से पहले वो लोग ST लिस्ट में शामिल थे। उन्हें बाहर निकालकर नाइंसाफी की गई। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस जहां इस फैसले के लिए पीएम मोदी पर निशाना साध रही है, वहीं भाजपा का सवाल है कि क्या देश के अन्य प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए कुछ नहीं किया है। आखिर क्यों बदला गया मेमोरियल का नाम? क्या यह पक्ष की राजनीति है? देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी करने पर अब देश की राजनीति गर्मा गई है, जिसको लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि देश के अन्य प्रधानमंत्रियों की योगदान को भी दिखाया जाना चाहिए। इसके लिए एक अलग सेक्शन बनाकर अन्य प्रधानमंत्रियों की योगदान को दर्शाया जा सकता था, लेकिन म्यूजियम का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। वहीं कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि उन्हें लगता है कि वार्ड से जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाने से वह उनके व्यक्तित्व को धूमिल कर सकते हैं। देश के लोग मानते हैं कि आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट पंडित नेहरू ही थे। मैं मोदी जी को वाजपेयी जी का एक बयान याद दिलाना चाहता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन पाएगा। आप देश के सामने तुच्छ मानसिकता दिखा रहे हैं। आप बोर्ड से पंडित नेहरू का नाम मिटा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के दिल से उनका नाम कैसे मिटा पाएंगे? सत्ता पक्ष के नेता केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि क्या देश के अन्य प्रधानमंत्रियों ने कोई योगदान नहीं दिया? उनमें से अधिकतर कांग्रेसी थे। कांग्रेस को राजाशाही में रहने की आदत है। ब्यूरो रिपोर्ट,
GSTV। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बनाने के लिए काम करना चाहिए। क्या है शरद पवार की तैयारी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की भी कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने यह जिम्मेदारी शरद पवार को सौंपी है। राकंपा अध्यक्ष शरद पवार ने स्वीकार किया कि केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार का विकल्प मुहैया कराने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना रहे हैं। इस कार्यक्रम के आधार पर सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए राजी किया जाएगा। पवार 23 जून को पटना, बिहार में एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमत होने के लिए विपक्ष की बैठक करेंगे, क्योंकि सभी गैर भाजपा दलों को एक साथ बैठने और एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर विपक्षी एकता बनाने के बारे में सोचने की जरूरत है। पवार के मुताबिक बीजेपी शासित राज्य के बाद के चुनाव में जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। अगर लोग राज्य स्तर पर बीजेपी को खारिज कर सकते हैं, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी को खारिज कर सकते हैं और अन्य पार्टी को सत्ता सौंप सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। यूपी बीजेपी के नेता का एक बयान सुर्खियों में है। लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि अगर लक्ष्मी चाहिए तो फूल को वोट देना ही पड़ेगा, क्योंकि फूल लक्ष्मी का आसन है। अगर आपको घर में लक्ष्मी चाहिए तो फूल का साथ तो देना पड़ेगा। फूल को वोट देना ही होना, वरना लक्ष्मी रूठ जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह का बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी सांसद वोट के लिए माता लक्ष्मी को भी चुनाव का मुद्दा बनाते नजर आ रहे हैं। दरअसल बागपत में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने बयान देते हुए कहा कि कमल को वोट दो, नहीं तो लक्ष्मी देवी नाराज हो जाएगी। मंच से बोलते हुए सांसद ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि लक्ष्मी का आसन कमल है। जिसको घर में लक्ष्मी चाहिए तो घरों में कमल रखना ही होगा, कमल को वोट देना ही होगा और कमल का बटन दबाना ही होगा। इतना ही नहीं, सांसद ने कहा कि जो कमल के साथ नहीं, उनसे लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। लक्ष्मी को ना गाड़ी चाहिए, ना कार चाहिए और ना ही साइकिल, लक्ष्मी को केवल कमल चाहिए। दरअसल बागपत सांसद बड़ौत में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने संबोधन के दौरान ये बयान दिया। लोग इनके वायरल वीडियो की मजाक भी बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा ने साल के अंत में होने वाले राज्य चुनाव को लेकर अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। 4 अहम राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें से केवल मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में है। क्या कर्नाटक चुनाव में हार के प्रेरणा लेकर अन्य राज्यों में पुराने नेताओं को दिया जाएगा महत्व? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक में बीजेपी के हार के बाद बीजेपी सूत्रों का दावा है कि बीजेपी अब सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व को ही नहीं, बल्कि स्थानीय नेताओं को भी अहमियत देगी। इसका सबसे बड़ा फायदा राजस्थान में वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में वसुंधरा राजे के प्रति बीजेपी आला कमान का अचानक बदला रवैया बीजेपी की नई रणनीति का नतीजा है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने येदियुरप्पा समेत स्थानीय नेताओं को दरकिनारे करते हुए सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर वोट मांगे। कर्नाटक में बीजेपी की हार की एक वजह इसे भी माना जा रहा है। बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा राजे को छोड़कर कर्नाटक की गलती नहीं दोहराना चाहती है, इसीलिए उन्हें वसुंधरा राजे को महत्व देना शुरू कर दिया है। वसुंधरा को खुश रखने के लिए सतीश पुनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेताओं को भी किनारे कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव संगठन के आधार पर लड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभास के आदि पुरुष शुक्रवार को काफी चर्चाओं के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई। पहले दिन के लिए हुई शानदार एडवांस बुकिंग से ही इशारा मिल रहा था कि फिल्म को बहुत तगड़ी ओपनिंग मिलने वाली है। आलोचना के बावजूद आदि पुरुष का फर्स्ट डे कलेक्शन 150 करोड़ के पार रहा। देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात। पैन इंडिया स्टार प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टार फिल्म
आदि पुरुष शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो गई। फैंस ने जिस तरह दिल खोलकर रामायण की कहानी पर बनी इस मॉडर्न स्क्रीन एडेप्टेशन का स्वागत किया, वो देखने लायक था। आदि पुरुष की एडवांस बुकिंग ही इशारा कर रही थी कि फिल्म को पहले दिन बहुत जबरदस्त शुरुआत मिलने वाली है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बताती है कि विदेशों में भी करीब 2200 स्क्रीन पर रिलीज हुई आदि पुरुष को पहले दिन सॉलिड स्टार्ट मिली है। फिल्म का ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन 35 से 40 करोड़ रुपए के करीब हो सकता है। यानी फाइनल आंकड़ों में इंडिया और ओवरसीज मार्केट को मिलाकर आदि पुरुष का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 150 करोड़ रुपए के काफी करीब पहुंच सकता है। आदि पुरुष ने एडवांस बुकिंग से ही ऑलमोस्ट 30 करोड़ रुपए ग्रोस कलेक्शन एडवांस में जुटा लिया था। शुक्रवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट इशारा कर रही है कि आदि पुरुष ने बेहतर परफॉर्म किया है। आदि पुरुष की बॉक्स ऑफिस रफ्तार कहती है कि अगर फिल्म का फाइनल इंडिया कलेक्शन 90 करोड़ से भी आगे निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यानी सिर्फ इंडिया में ही आदि पुरुष का ग्रोस कलेक्शन 110 करोड़ रुपए के रेंज में हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।